एक मिसरे हो या एक कविता की एक पंक्ति हो, लेकिन मैंने जो भी लिखा है उस शिद्दत में रत्ती भर की भी कमी नहीं है, न ज़िंदगी जीने में, न ज़िंदगी को कविता करने में और न कविता पढ़ने में। कहीं शिद्दत की कोई कमी नहीं है। बढ़िया, वाह क्या बात है। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, आप सबकी दाद चाहती हूँ। मुझे लगेगा कि मेरी कविता और मैं कामयाब हुए, मेरी मेहनत कामयाब हुई। एक मुक्तक से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ और आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है, पढ़िए। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या? वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या? मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या? ऐसा है तो आपको पता है कि अब कैसा है। अभी क्या हुआ साहब के इको क्लेम कर देना, मैं तो गाता भी नहीं हूँ, आपको पता है। कोई ज़्यादा जोर से लंबा लोट लूँगा नहीं मैं। यूँ हुआ, बात यह है कि बारिश हो गई अभी तो कवि सम्मेलन यहाँ पे था। ये बात मैंने नहीं कही, इन्होंने सबने कही कि बारिश हो गई तो कवि सम्मेलन यहाँ करा, तो आपको भी मालूम पड़ा कि कवि सम्मेलन यहाँ करेगा। इन्होंने ऐसा बताया। बात ये नहीं है कि यहाँ क्यों कर रहे हैं, बात ये है कि 15-17 बार जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काव्य पाठ कर चुके हैं श्रद्धेय विनीत चौहान, आज हिंदुस्तान में हरिओम पंवार के बाद में अगर कोई नाम है वीरस के तो वो सबसे बड़े कवि हमारे विनीत चौहान जी हैं, जो कि हमारे बीच में सबसे बड़े कवि हैं। और कविता की दृष्टि में हो सकता है मुझे पता नहीं, परंतु शायद घनाक्षरी के सबसे बड़े कवि छंद सम्राट हमारे अर्जुन सिसोदिया जी, ये दोनों यहाँ पे विराजमान है। और बाकी भी सारे कवि मेरे से उम्र में लगभग बड़े हैं। दिनेश जी और मेरे हिसाब से दोनों बहनें यहाँ पे नहीं है, हेमंत भाई भी बड़े कवि हैं, ये सारे बड़े कवि हैं। अभी क्या हुआ कि जैसे अपना गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश चतुर्थी के टाइम के यहाँ पे डूंगरपुर के आसपास आसवाड़ा सागवाड़ा में नहीं ये प्रोग्राम था। अब प्रोग्राम ये था तो साहब ये कमल जी संचालन कर रहे थे, तो पहले नंबर पे दिनेश ने पढ़ा और दूसरे नंबर पे मैंने पढ़ा और पानी आ गया, जैसे कि आज आया। अब पानी आ गया, वो जो आयोग था जिन्होंने कवि सम्मेलन करवाया उन्होंने कह दिया कि भैया इन 2-3 ने कवि सम्मेलन पढ़ लिया है, इनका पेमेंट कर दो, बाकी का रोक दो पेमेंट आप। कुल मिला के वहाँ क्या ये जैसा इतनी बैठ गई इनके दिमाग में कि आज एक काम करो कि इनको बाद में रखो, अपन पहले कर लो। बाकी और कुछ नहीं है, मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, खाली दहशत बैठी हुई है इनको, तो पता नहीं पेमेंट का क्या हो, पेमेंट का क्या हो। तो बिल्कुल भी ऐसी दहशत थी। मैं बहुत छोटा कवि, यार आप मुझे जानते हो, वर्षों से जानते हो, मैं पास गांव से आता हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा, ये सारे इतने बड़े बड़े विद्वान कवि हैं, इतने सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे भाई। ये अलग बात है कि इतने सब बड़े होने के बाद भी कर वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को रखा, मुझे खुद को शर्म आ रही है कि विनीत भैया के बाद में मुझे अगर कविता पढ़ना, देशभक्ति का इतना बड़ा काव्य कलश जो करके रख के गए। हमारे कवि सम्मेलन में ऐसा बोला जाता है कि अब ये मंदिर है और इस मंदिर पे काव्य कलश रखे हुए 1.5-2 घंटे तक एक बार लोग गए ही नहीं। क्या हुआ क्या हुआ, बोले काव्य कलश कहाँ देखा, तो वो काव्य कलश ढूंढने के चक्कर में आप लेना मत, काव्य कलश इन्होंने रख दिया है और वो मानसिक रूप से रखा जाता है, वो किसी को दिखता नहीं है। जिसकी दिव्य दृष्टि है वो देख लेता है कि कहाँ पे रखा हुआ है। काव्य कलश अभी हमारे बीच में नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, सामान्य सी बात है, मजे मस्ती है। मैं बहुत सब जानते हैं, जिन्हें हमारे देसी घी जी ने बहुत बढ़िया आनंद दिया, खूब मजे दिए। और कवि सम्मेलन का लक्ष्य जो भी रहा हो मेरे भाई, ये कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के नगर पालिका यहाँ पे किसकी है ये भी मुझे पता नहीं, और क्या है मेरे को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मेरा ये मानना है कि पूरा हिंदुस्तान अब एक जैसा हो गया है और आप हिंदू मुसलमान की छोड़ो, पार्टियों तक में एकता हो गई है। कुछ भी नहीं, सारी बीजेपी कांग्रेस सब एक हो गए। हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कैसे बनी भाई, कांग्रेस की खुद की इधर गया तो बनी। वाह वाह वाह, अद्भुत क्या, सारे बीजेपी के कूद के इधर आ रहे हैं और इधर वाला कूद के उधर, तो सारा मामला खिचड़ी एक कैसा कि अब कुछ भी नहीं बचा, जब कांग्रेस बीजेपी सब
एक ही चल रहे हैं, सब एक दूसरे के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। अलग अलग बात है, सरहदें बदल जाती, थोड़ी सी दूर थोड़ी सी सरहद बदल जाए, अपन प्रेम से सुनना, मेरे को बिल्कुल अन्यथा मत देना और बिल्कुल भी लोट मत देना। गलत दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया, इन लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। इन लोगों के बहाने मेरे को ब्रज भैया के भी दर्शन हो गए और भी बाकी दर्शन के, हालांकि ये बैठे दर्शन से मतलब ये नहीं कि मतलब मेरे को नहीं दिखता है, पर ये सब हो गया ना। आप बड़े भावुक हो रहे थे कि मेरे छोटे से निमंत्रण पे विनीत चौहान और बड़े बड़े कवि आ गए, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जितने मांगे थे इतने आपने दे दिए। वाह 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 वाह। देशभक्ति अपनी जगह और धंधा पानी अपनी जगह। देशभक्ति कभी अपन खाना कर रहे हैं, अर्जुन सिसोदिया है देशभक्त, धोती कमीज वगैरह और सब बात तेजस्वी ऊंचे ऊंचे, ये सब अपनी जगह पे। आप 3000 रुपये कम कर दो तो सड़क पे तू तड़ाके पे आ जाएगा। वाह 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 वाह। ये ऐसा नाटक करता नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही नाटक है। कैसे ये नाटक सिर्फ ऐसे है जैसे कि इतने साल हो गए, मेरे हिसाब से, मेरे को तो पता नहीं है, परंतु ये विद्वान लोग ये बताते हैं कि आज से भगवान श्री राम जी थे, तो भगवान श्री राम जी ने रावण को मारा, रावण मर गया, बात खत्म हो गई। और इस बात को लाखों साल हो गए, कितने साल हो गए मालूम नहीं। वाल्मीकि जी कह रहे और कौन कौन कह रहे, रामायण में कह रहे, बड़े बड़े विद्वान साधु संत शास्त्र वगैरह पुराण कह रहे कि रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया। जब रावण एक बार मर गया ना, इसके बाद फिर से रावण हर मोहल्ले में, हर गली में, जगह जगह रावण को खड़े कर रहे हैं। अब रावण को जलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब कह रहा हूँ जब इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, इसके बाद ये जैकेट क्या मतलब पहनने से कवियों को जैकेट पहनने ऐसे जीन्स पहन के शर्ट पहनो। वाह वाह वाह। ये आदमी इससे चला नहीं जा रहे तो भी जैकेट पहन, पूछड़ी होती तो क्या होता, पूछड़ी होती पहले को मालूम नहीं पड़ जाएगा क्या होता है क्या होता। अरे पूछड़ी होता उनको तो फिर भी कविता के पैसे मिलते, तेरे को तो ये भी नहीं मिलते, पूछड़ी वाला मान के खा ले। क्या मतलब है ये रावण जब जल गया, खत्म हो गया, तो रावण की प्रतिमाएं क्यों लगाई जा रही है? जो काम नहीं करना चाहिए वो काम हम करने में लगे हुए। ये बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़े लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैं इस मंच का बहुत छोटा आदमी हूँ, हालांकि ऐसा बार बार नहीं कहना चाहिए। हेमंत पांडे जी एक बार ऐसे भावुक हो गए 4 साल पहले, यहाँ इन्होंने प्रतापपुर में बुलाया इनको, और मैं बहुत छोटा कवि हूँ आपके बीच में, पहली बार कानपुर से आया हूँ, छोटा कवि हूँ, पहली बार कानपुर से आया हूँ। 2000 फटाक से काट के इतने छोटे भी नहीं, अपन अपने हिसाब से रहते हैं। ये सारे हमारे अंकिता जी कह रही थी अमेरिका गई, तो उन्होंने अमेरिका से एक शब्द लिखा, मैं कहीं भी नहीं गया, इसके बाद भी मैंने लिख दिया। ये अलग बात है कि मैं छंद सुनाता नहीं हूँ, क्यों? उन्होंने सुनाया तो क्या हुआ? अमेरिका का छंद अपन क्यों सुना है? हमारे दिनेश भाई ने कहा, दिनेश भाई तुमने बहुत अच्छी बात की कि मतलब आदिवासी अपनी माँ को कभी भी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ते हैं। और ये हिंदुस्तान आदिवासियों का देश है मेरे भाई, ये हिंदुस्तान आदिवासियों का देश के आदिवासी कभी भी अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ते। दिनेश भाई आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, शिक्षा ये दो कि आदिवासी अपने माँ बाप को उनके आश्रम में नहीं छोड़ते, बल्कि हमने हमारी माँ जगत जननी सीता को सृष्टि के पहले आदिवासी वाल्मीकि आश्रम में हमने हमने छोड़ा। हाथ खड़े करें, आप तालियां बजाएं, जल्दी से नीचे करना हाथ में। मालूम पड़ गया तो वहां फट गया, नुकसान किसका? और वहां फट गए तो दिक्कत है, बहुत बुरा दिखता है अंदर से। कोई जरूर थोड़ी सब साफ सफाई है अंदर तो और एक जो मैं कह रहे मेरा काला नहीं हो जाएगा। सारे भाई ये लंगड़ा मेरे को चीजें नहीं दिया अगर नहीं पहना है माला को, बोले तुम तो जमीन तो हमें सब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ तो मैंने यूं कहा रोका, मैंने कहा मत जाओ, मेरे को आपसे कोई विशेष काम नहीं है, परंतु आपने संचालन बहुत अच्छा करा, एक अच्छे संचालन के लिए कमल जी के लिए आप 6:30 पे कमल जी की ट्रेन है, जो कि इंदौर से रणथंबोर ऐसा कुछ उस ट्रेन का नाम है, मेरे को मालूम नहीं क्योंकि मैं ट्रेनों की जानकारी रखता नहीं हूँ। तो
6:35 पर रतलाम से ट्रेन है, उस ट्रेन से ये अजमेर तक जाएंगे कमल जी। यहाँ से मेरी गाड़ी में जाएंगे, मैं खुद मेरी गाड़ी लेके चलता हूँ, इनके पास गाड़ी वाड़ी नहीं है। तो ये मेरे को सबसे बाद में पड़ा है, मेरे को तो ये सब बताना पड़ेगा कौन गाड़ी से जा रहा है, कौन ट्रेन से जा रहा है। और सबकी अपनी अपनी ट्रेन है, सबने बता भी दिया कि इनकी ट्रेन, विनीत भैया की ट्रेन 6 बजे है, अर्जुन भैया की ट्रेन 6:30 बजे है, इनकी भी ट्रेन है, सबकी ट्रेन है, मेरी ट्रेन नहीं है। मैं गाड़ी से क्या, मैं तो मेरी गाड़ी से इंदौर एयरपोर्ट जाऊंगा, 5:40 की फ्लाइट है, 100 क्या बात कर रहे हैं। मैं गाड़ी से आप लोग जाओ, मैं फ्लाइट से रहता हूँ अक्सर, आजकल मैं यात्रा अक्सर हमेशा फ्लाइट से करता हूँ। अपना स्टैंडर अपने पास में रखता हूँ, मैं बहुत छोटा क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये वागड़ का अंचल जाने मेरा इनको बहुत प्यार करता है। मैं पहले भी आपके बीच में आया हूँ। चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के तमाम नगर पालिका परिषद के जितने मेंबर हैं सारे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया और सतत आप कितने ही वर्ष से हिंदी के कवि सम्मेलन करवाते रहे हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी की तरफ से हम बांसवाड़ा की नगर पालिका को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये इसलिए भी करवाया कि इसमें थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये नहीं मानी कि चेयरमैन साहब खुद आए मेरे को माला पहनाने के लिए, बात ही मैंने अच्छी कही थी। हेमंत जी आप ही जा रहे हो, खाली भी आना जाना चल रहा है। आना जाना जरूरी है, 4 वेद पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि जो आया है वो जाएगा। आप कितनी कोशिश कर लो, जाना ही पड़ेगा आपको, और जो जाया गया है वो वापस आ जाएगा। इस 64-84 लाख योनि में इसी तरह से हम भटकते फिरेंगे। जिनको जाना है वो चले जाए। भैया आप आराम से निकल लो, आप मैं नहीं रोकूंगा आपको, तो बैठो बैठो, कोई मत बैठो, आप जाइए। भूजल पावक गगन समीरा पंच तत्व देह शरीरा, ये मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। उसके अंदर एक तत्व जल भी हमारे अंदर है, इसलिए इस जल को हम नहीं रोक सकते। जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप जिसको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, कोई बात नहीं। सामाजिक कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई थी चीतों से। हमारे कमल भैया कह रहे थे, बोले मध्य प्रदेश में चीते आए, चीते आए पूरे देश में। अब इसमें जैसे कि जो चीते लाए उनको, उन पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वो चीते क्यों लाए, मैं नई बात सुनाऊंगा, पहली बार सुनेंगे। जो कमल जी सुना रहे थे चीते चीते, कमल जी के चीते अभी बच्चे हैं, पता नहीं उनको, ओरिजिनल चीते मैं सुना रहा हूँ आपको कि वो कितने चीते थे और 8 चीते, और उसमें से एक आशा मैडम है और आशा मैडम के साथ खुशखबरी हो रही है। और ये वो लाए, उनकी गलती नहीं। आप लोग मीडिया वालों से पूछो कि भाई ये मीडिया वाले जो बता रहे हैं इतने चीते कि सारा मंच पूरी तरह से लगभग खाली हो चुका है। इसलिए मैं मेरा फर्ज पूरा करते हुए मैं भी एक छोटी सी कविता आपके बीच में सुना देता हूँ, जहाँ से विनीत भैया ने इस कवि सम्मेलन को छोड़ा है। जितने गरिमामयी से जितने ऊपर जाकर के इन्होंने जिस मंच को छोड़ा है, इस वागड़ की धरती पे, इस राजस्थान की सरजमी पे खड़ा रह करके माई मैया के तट पे एक कविता मैं आपके बीच में खड़ा करना चाहता हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं फटी नेकर में पढ़ने वाले बच्चे निश्चित भारत माता की जयकार करते हैं, परंतु जेएनयू में पढ़ने वाला कन्हैया कुमार जो कि भारत तेरे टुकड़े होगा, इस तरह के अगर नारे लगाता है तो मैं यहाँ से छोटी सी कविता, पहली बार इस कविता को सुनेंगे। हालांकि इस देश के अंदर चेयरमैन साहब ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप कविता ही समझ रहे हैं तो एक लाइन मेरे साथ में ले जाना कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है, और ऐसी ऐसी फैलाई गई कि अपने को दिख ही नहीं थी कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। मीडिया वाले ने उस पुतिन ने, जो रूस का राष्ट्रपति था, उसने उस मीडिया के उसको बुलाया अधिकारी को कि क्यों रहे, हमारे पास कब के बम खत्म हो गए, फिर भी तू फेंके जा रहे यूक्रेन पे, फेंके जा रहे भाई, बम तो कब के खत्म हो गए। अब देखो बम तो फेंके नहीं हम, बोले फेंकेगा जब हम फेंक ही नहीं रहे। बोले आप भले मत देखो, क्योंकि जब से आपने युद्ध शुरू करा था उस वक्त आपने क्या हमको बुलाया था? बोले नहीं बुलाया था। बोले नहीं बुलाया था, तब हमारी मर्जी पड़े वहां तक हम ये बम फेंकेंगे यूक्रेन पे, और ये बम फटेंगे यूक्रेन पे, और ये तब तक फटते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान में कोई नई घटना नहीं घटेगा।
हमारे पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये क्या मतलब है यार, अभी तो आलिया भट्ट के सिर्फ 4 महीने चल रहे हैं, उससे 20 दिन थोड़ी खींच सकते हैं। भाई हमको भी तो मुद्दा चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए ये बम फटेंगे और बम फटते रहेंगे, कोई मतलब नहीं इन सारी चीजों से। मैं आपके बीच में एक कविता सुना देता हूँ कि आपको पता है भैया, सारे लोग वाक्य में धीरे धीरे करके मेरे को बेवकूफ बना के चले गए, पर मेरे को भी क्या नहीं, मेरे को कौन से इनसे शादी क्या करना, मेरे को क्या लेना देना भाई, जिसको जो चाहे आए, क्या मेरे को क्या लेना देना भैया। मेरे में ये सारे दुनिया भर का दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास घूमते फिरते, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ चेयरमैन साहब, बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे घर से यही आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है, अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे। जमे या नहीं जमे, समस्या ये आ रही है। सब ये कह रहे, विपक्ष वाले भी यही कह रहे कि मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, तब देखो तो विदेश में। अब आपको कौन समझा कि अगला आदमी घर पे भी क्या करेगा भाई, घर पे कोई जरूरत ही नहीं अगले आदमी की, वो जा रहे वहीं से अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आप घर पे रहो। मैं घर का आदमी हूँ, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत छोटा सा आदमी हूँ। एक छोटी सी कविता इन दिनों की मैंने लिख दी है, पहली बार आप इस मंच बचा। भले कितने बड़े बड़े ज्यादा अमेरिका सब तुम दबा के भाग गए, कोई नहीं, क्योंकि बम के धमाके थे। ऊपर वालों नीचे वालों पे बम फेंकते हो। बांसवाड़ा के लोगों में भाई साहब, अब इतनी देर तक किसी ने आपका नाम लिया ही नहीं, तो ये थे तो उनका ही नाम ले रहे थे। अब आपसे मैं काम चलो, परंतु ऐसा नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं ओरिजिनल में, ब्रजमोहन तूफान साहब ने पहली बार मुझे बांसवाड़ा में आपके दर्शन करने का सौभाग्य दिया था। हमारे हमारे बड़े कवि हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये हमारे बड़े मेरे सीनियर कवि हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं, और ये जो झूठ अभी तक बोल रहे थे यहाँ, बहुत तगड़ा झूठ, ये मेरी बहनें हैं। कहाँ रहता है वो, दिनेश कहाँ रहती है, दोनों बहनें कहाँ रहती है, ये है मेरा बाप क्या नहीं रोता बिकता था इधर उधर, मेरे कोई भाई बहन रात के 2 बजे मेरी बहनें ऐसी रोती फिर क्या इधर उधर, और मेरी बहनें रोती फिर तो मेरे जिया जी मार मार के चमड़े तोड़ दे, क्या बात। मैं कह रहा थी आदमी मेरे क्या लेना देना, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, बस ये उम्र में मेरे से बड़े हैं, ये सीनियर है, ये बड़े हैं, ब्रजमोहन जी बड़े हैं, विनीत चौहान सर बड़े हैं, अर्जुन भाई बड़े हैं, ये मेरे सीनियर कवि, और ये बड़े हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, ये पैदा पहले हुए इसलिए बड़े हैं, इसलिए मैं क्या करूँ, ये तो मेरे बाप की गलती में बाद में पैदा हुआ, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे देते तो मैं भी बड़ा हो जाता, ये उनकी गलती है, तो मेरे ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे भाई ये तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि सुबह के 7:15 हो रहे हैं। अब आराम से सुनो, कोई भी कभी नहीं बचा, मैं अकेला ही बचा हूँ, और मेरे को सुनना, आप यूँ भी कोशिश करोगे कि यार इसकी जगह दूसरे को सुनोगे तो किसको सुनोगे। जो बड़े आदमी होते हैं वो कोई काम अगर करते हैं तो बड़ा ही काम करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े रहस्य रहते हैं, बहुत सारे। मेरे परिवार के लोग यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारी बैठी हुई है, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, और सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, इसलिए बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। प्रेम से सुनो, मैं मज़ेदार आइटम हूँ, बहुत अच्छा कवि हूँ, बहुत शानदार कवि हूँ, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बड़ा ही कवि हूँ ऑलरेडी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बाद में पढ़ूँ कि पहले पढ़ूँ, जानी दे रहा है कि देश का एक बड़ा कवि आपके बीच में खड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो सम्मेलन में गए थे तो विवेकानंद जी ने वहाँ पर उस सभा को संबोधित करते हुए उस हिंदुस्तान के बेटे ने कहा, विवेकानंद जी ने, कि हे अमेरिका के लोगों, अगर आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को 10 किताब के बराबर, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को 10 मिनट ध्यान से सुन लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। आपके सामने 10 किताब के बराबर अकेला एक आदमी खड़ा हुआ है, आपके सामने श्री जानी बैरागी जी के सम्मान में जरा ताली वाली हो जाइए, एक कविता बहुत बढ़िया।
हमारे बीच में एक और बड़ी खुशखबरी ये है, और खुशखबरी ये है कि आज हमारे बीच में जलद जानी जी वापस आ गए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, मेरे को विश्वास नहीं था कि अगला आदमी आएगा, क्योंकि इसको ले गए इतने जने, तो इतने जने का हिसाब करने में टाइम तो लगता है, परंतु मामला पहले से ही कंप्लीट था, इसलिए कोई तू में हुई नहीं, और जिसका जितने में था मामला सब निपट गया। अब ये यहाँ पे आ गए थे। अब जानी जयरागी जी, जलद जानी जी, मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ, आपके चरणों में नहीं रखूंगा पंक्ति, जैसा कि वो बता रहे थे। आपके मोजे में अगर मैं पंक्ति रखता हूँ बदबू आ रही है, क्या मतलब है? तो मेरी पंक्ति मेरे पास में रहेगी। एक कविता में आपके बीच में पढ़ा, सुबह के 7:15 हो रहे थे, पहली बार सुनेंगे, और हिंदुस्तान में इस तरह की कविता शायद किसी ने नहीं कही होगी, और इसलिए हिंदुस्तान में किसी ने भी कह रहा हूं, किसी ने भी इस तरह की कविता कोई भी नहीं सुनाता है, और इसलिए नहीं सुनाता है कि इस तरह की कविता को परफॉर्म करने के लिए एक परफॉर्म आर्ट चाहिए, और वो सबके पास में परफॉर्म आर्ट नहीं है, वो सिर्फ जानी जयरागी के पास में। मैं जिस सब्जेक्ट पे कविता पढ़ रहा हूँ, शायद इस सब्जेक्ट पे आज तक किसी ने कविता नहीं पढ़ी कि ये इतने दिन से रूस और यूक्रेन का जो बम चल रहा है, हथियारों के दम पे पूरा का पूरा देश बर्बाद हो गया मेरे भाई, और दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। किसने कहा आपको बम फेंकने का? ये जो बम फेंक रहे हो, कई फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा, बोले इस देश के अंदर आप दूध लेने के लिए हम गए बस स्टैंड में, बोले दूध महंगा है। बोले क्यों? बोले रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। सब्जी महंगी हो गई, बोले युद्ध चल रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, बोले युद्ध चल गया। बीड़ी सिगरेट बोले महंगी हो गई, युद्ध चल गया। माणिकचंद, अमीरचंद, विमल, गुटखा, जूते, चप्पल, बीड़ी सिगरेट सब बोले युद्ध चल रहा है। युद्ध से सारी चीजें अगर इतनी महंगी हो गई तो भैया युद्ध क्यों हुआ? ये जो सरहद पर सेना के जवान खड़े हुए हैं, और हिंदुस्तान के तमाम कवियों ने सरहदों के जवानों पे कविताएं लिखी है, और उस सरहद के वो जवान है, उसके गोली लगते हैं, उसके शरीर के चिथड़े हो जाते हैं, फिर उसको तिरंगे में लपेटा जाता है, फिर गांव में उसकी लाश आती है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, 1-2-4 मंत्री मिनिस्टर आ जाते हैं, सब सलामी दी जाती है, और उस जवान के सम्मान में कवि लोग कविता लिखते हैं, वो कविता फिर आपको सुनाते हैं और आप लोग ताली बजाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि वो जवान सरहद पे खड़ा है? ये सरहदें क्यों बनी? इस सृष्टि में सबसे बड़ा अगर देश हिंदुस्तान है तो ये मोहब्बत का देश है। इस मोहब्बत के देश में ये सरहदें क्यों बनी? आखिर ये इस नफरत के दौर में, भला इस नफरत के दौर में एक बार तो बुलाते यार तुम लता जी को कभी लाहौर में। एक कविता खड़ी करना चाहता हूं मैं आपके बीच में, पहली बार ये कविता आप सुनेंगे भाई साहब सर, और अगर इसके पहले बरस भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसा बनाओ जैसे पहली बार सुने हो आप। हाव भाव बनाना शुरू कर दिया आपने। कई बार है ना देवता आवाज पहले ढोल बाजे और आदमी एकदम अच्छा देवता आवे क्या होगा, धुन धड़कन एकदम बाल बाप जी की जय, तो एकदम भाव भाव बनाना ऐसे। मेरे को बेरा की आदमी सारे मंत्र जानता हूँ, मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना ये नहीं जानता हूँ, परंतु मेरे पास में कॉन्फिडेंस है। ये पंडित आदमी है, इतना खतरनाक पंडित है कि वहाँ पे नर्मदा जी के घाट पे खड़ा अगला आदमी, तो जजमान गया दौड़ के, इन्होंने कहा बोले आदमी तगड़ा है। अब वो जल्दी में जजमान गया तो ये वो जो थाली थी कंकु की तिलक निकालने की वो थाली भूल गए। इन्होंने सोचा कि यार वो थाली लेने के लिए जाओ, इतनी देर में जजमान निकल जाए, तो इन्होंने रेत उठाई और रेत का तिलक निकाल दिया। बोले ये नर्मदा मैया की रेत है, इसे चंदन के समान आप जानो। वो जजमान भी बड़ा खिलाड़ी था, उसने अंदर हाथ डाला, एक मेंढक निकाला और बोले ये पकड़ो हाथ में, ये नर्मदा जी मैया की गाय के बराबर जानो इस मेंढक का। पैसा बराबर हो गया है। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान, और सरहद पर ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों का उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। मुझे भी 4-6 पंक्ति के बाद में विदा करना, मैं भी अब विदाई होना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति हो गई है। तो
हाँ तो क्या मतलब यार, मैं भी ऐसा थोड़ी नहीं यार, विश्वास कर जो हमारी बात रो, मुझ छोरो बेरा की जात रो, सपनों आयो सो आधी रात रो, जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नातरो। यात्रा का मतलब समझते हो नहीं समझते हो तो अब हाँ करो, और नहीं तो उसको करके देखो, बहुत मजा आएगा। विश्वास कर लो हमारी बात रो, छोरो बेरा की जात रो, सपनों आयो सो आधी रात रो, कि जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नातरो। मैंने कहा यार माधुरी दीक्षित धीरे धीरे चल, थकी जाएगा, पग हमें देख, माथो भागी जाएगा, पग हमें देख, कांटो भागी जाएगा, माथो नीचो कर भागी जाएगा, और पायजब मत बजाड़ो में डोकरो बा हुतो जागी जाएगा। इसके को रेस्टोरेंट की ऐसी फंसी माधुरी दीक्षित बापड़ी, हुक्की में टिटो ढेरी की वही गाबड़ी। मैं तो यार मारगा ने कहीं है, फूल की जगह पाखड़ी, मक्या की जगह काकड़ी, खाई करे जलेबी बापड़ी, खाओ मक्की प्रोटीन छाछ की राबड़ी। मैंने कहा यार तू तो ठहरी पर्दे से साथ कहीं निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। इतना छोरा की मम्मी बोले उठो नहीं, 7 बजे की भैंस के कुंडो कुंड तुम्हारा बाप आएगा। सुनिएगा कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। कौमी एकता को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, मेरी पंक्ति आप साथ में ले जाना। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। आपकी ताले थोड़ी देर रोक लेना, जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि 2 मिनट वो रुक जाए, वो सिर्फ 2 मिनट। परसों इसी कविता को मैंने अहमदाबाद में पढ़ा था, 4 आदमी उठ गए, कान तरफ से खून चालू हो गया। आप 2 मिनट रुके, आप अपने कान की रक्षा स्वयं कर रहे हैं, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है। शायद तुमने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है। नहीं वो यहाँ पे पैदा नहीं हुआ था, पैदा तो वो वहीं कहीं हुआ था। ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि कैसे पैदा हुआ था। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर, और सुनिएगा, ताली ना भी बजाए तो आप सुनिएगा, तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरने की बातें, वो कब कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रंतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। आतंकवाद के खिलाफ इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं कि वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं आ गया है तू किसकी बातों में बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। इस देश के अंदर की जहां की धन्य धन्य धरा, जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा